Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing Anak 9 dear CS professional students. सीरीज क्वारंटाइन चल रहा है 10 to 20 मार्क्स के लिए सीरीज कर रहे हैं चैप्टर 19 एंड 20 और याद रखिएगा इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ बता रहा हूं। जैसे आज के सेशन में हमारे लिए याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, ड्यू डिलिजेंस फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन एंड टेक ओवर, द बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मिस मत करना, ठीक है। दूसरी बात मैं फिर बोल दूं, ऐसे नहीं आ जाएगा क्वेश्चन कि भैया ड्यू डिलिजेंस बताइएगा एमएनए के बारे में। अरे इसमें ना समझो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मॉड्यूल के अंदर से ही क्वेश्चंस बता रहा हूं, ऑलराइट, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आइए सीख लीजिएगा एमएनए ड्यू डिलिजेंस। भैया इन्वेस्टर्स पैसा लगाने वाला है, सो इन्वेस्टर्स ना ये याद रखेंगे कि जिस कंपनी को याद रखिएगा मर्ज किया जा रहा है या अमलगमेशन किया जा रहा है, सो सिर्फ हम उसकी फिनेंशियल लीगल एस्पेक्ट्स को ही कंसीडर करके नहीं छोड़ देंगे, हमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखनी पड़ेंगी साथ के साथ में। जैसे कस्टमर रिलेशनशिप किस तरीके के हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसकी सप्लायर्स किस तरीके के हैं, ठीक है, मार्केट में उसकी पोजीशनिंग किस तरीके की है, ये भी हम डिलिजेंस कंडक्ट करके समझेंगे। क्योंकि आप जानते हो ना, मर्जर के अमलगमेशन टाइप पे एक बड़ा अमाउंट यहां से वहां से यहां जाने वाला है, सो बहुत सारी एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर जो है ना, यूजुअली देखो बहुत सारी, देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर लाइन से उठाया जाता है। अब अगर आपको टॉपिक आपने थॉरली पढ़ा है तो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आएगा और तभी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सो इस क्लास के अंदर ध्यान से आइएगा, सीखेगा। और मॉड्यूल मैं फिर कह दूं, मॉड्यूल बेस्ट है स्टडी के लिए, ठीक है। आओ साथ साथ पॉइंट्स भी बना लेंगे याद करने के लिए। आओ देखो, इन केस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन, बोलो ना, इन केस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ड्यू डिलिजेंस इज अ क्रिटिकल प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी ओवरलुक्ड बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज बाय द शेयर होल्डर्स। अब एसी को ही हाईलाइट करके रख दो, एक क्वेश्चन अपने आप में एज इट इज आ सकता है। बात पकड़ मारा है? क्या कह रहे हैं, जब भी मर्जर्स या अमलगमेशन का बात हो रहा होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैनेजमेंट या शेयर होल्डर्स ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट ही ना करें। इट इज नॉट पॉसिबल कि ऐसा करें। ऑफ कोर्स उन्हें कंडक्ट करेंगे ना। Due diligence is in the mergers not only requires the assessment of financial, legal, regulatory exposures, but also requires insight into the target company structure, company structure कह रहे हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑलराइट। कैसे उसमें बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट की हुई है, बोर्ड में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किस तरह के हैं, बात पकड़ में आ रहा है। देन उसके बाद हम देखेंगे साथ साथ में मैनेजमेंट किस तरीके का है, ठीक है, ऑल ओवर कंपनी स्ट्रक्चर, कंपनीज ऑपरेशंस, कल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लायर्स, कस्टमर रिलेशनशिप, कंपैरेटिव पोजीशंस, ओहो चलना भाई, कंपैरेटिव पोजीशंस, फ्यूचर आउटलुक्स, ठीक है। अब सर मैं याद कैसे करूंगा या करूंगी, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हमने क्या याद रखना है, देखो कीवर्ड्स मिल रहा है अपने आप, क्या, whenever company enters into mergers and amalgamation, it is primary concept that the management and the shareholders cannot overlook the diligence, क्या नहीं कर सकते बेटा, critical process which cannot be overlooked by the management as well as shareholders। तो मतलब diligence तो देखना ही देखना है, overlook नहीं किया सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या रखनी है हमको कि when a company conduct diligence in the context of mergers, then it is not only the assessment of financial, मेरे साथ बोलो, it is not only the assessment of financial, legal and regulatory aspects। ऐसा नहीं है सिर्फ financial, legal और regulatory aspects चेक कर लिया और काम हो गया, नहीं, क्योंकि मर्जर करने के पीछे पर्पस कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत दिनों से लगातार इसी पे क्लास से बोल रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई मार्केट प्रेजेंस बढ़ाता है, कोई अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाता है, कोई कस्टमर बेस बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ it is not only the assessment, again I'm telling you, क्या बोलना है आपको, it is not only the assessment of financial, legal, मेरे साथ बोलो, financial, legal और regulatory aspects, but as well as company ensure and go into the insight of what, suppliers के बारे में, competitive positions है, HR policies क्या है उसकी, cultural aspects देखेगा, क्या हो रहा है, ठीक है सर। तो ये 12.2 बना।
Now, due diligence provides an assurance in taking decision considering the factors which may be potential deal killers and shapers. और अब तक हमने ध्यान दिया है कि ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में या तो डील क्या हो रही है, डील किलर्स हैं. डील किलर्स का मतलब क्या है कि भैया आफ्टर कंडक्टिंग द ड्यू डिलिजेंस हमें क्या पता लगा, द ह्यूज नॉन कंप्लायंसेस, ऐसे खतरनाक नॉन कंप्लायंसेस हैं जिससे भैया हम दूरी रहना चाहते हैं. एक होता है डील मेकर, जहां पर हमने देखा कि नॉन कंप्लायंसेस नहीं है, मतलब डील डन हो जाएगा. याद आ रहा है? ऑलराइट सर. सो जब ड्यू डिलिजेंस होगा वो फैक्टर के बेसिस पर आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये डील किलर्स होने वाली है, डील शेपर है. ये पॉइंट नंबर 3 बना. ठीक है, पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप मॉड्यूल से पढ़ के याद कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हमने क्या सीख लिया कि भैया जब भी मर्जर्स अमलगमेशंस हो रहे हैं, द मैनेजमेंट एंड द शेयरहोल्डर्स कैन नॉट ओवरलुक द डिलिजेंस. ऑलराइट. दूसरी बात, इट इज नॉट ओनली द असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल, लीगल एंड रेगुलर एस्पेक्ट्स बट आल्सो गो इनटू डीप और इनटू द इनसाइट ऑफ टारगेट्स कंपनीज यू नो व्हाट, कस्टमर्स रिलेशनशिप, कंपेटिटिव पोजीशन, सप्लायर, एचआर पॉलिसीज, कल्चरल एस्पेक्ट्स, सारी चीज देखेंगे थॉरोली. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स that you know what, the parties to the merger will decide whether to enter into a merger or not. So it amounts to, it results into a deal killer or deal shaper. Now point number 4 देखते हैं, assurance that acquisition is the right decision at the right price. सीधी सी बात है. अब जिस बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन आपको मिली, मतलब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट मिली, and on the basis of that you will determine the price negotiation भी तो यहीं से होगा. फिर बात पकड़ में आ रहा है, कितनी आप वैल्यू लगा रहे हैं सामने वाली कंपनी का. Now, due diligence also provides management and insight, holistic view of the target company that helps the easy integration of target people and businesses. ठीक है, अब देखो एक और ये पैराग्राफ जो यहां पर मैंने ऐसे हाईलाइट किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए. देखो, जैसे mergers with an existing company will generally have the same features as acquisition of existing company. However, identifying the right candidate for the merger or acquisition is an art which requires sufficient care and caliber. यहीं से फिर क्वेश्चन बन सकता है. इसका मतलब क्या है? अगेन इट इज आस्किंग अबाउट ड्यू डिलिजेंस ऑफ M&A. क्या हो रहा है? क्वेश्चन ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है. Now, once an organization has identified the various strategies possibilities, it has to make the selection amongst them. जैसे सबसे पहले कंपनी ने मर्जर के लिए उसने देखा कि उसके पास में 3-4 ऐसे ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस का मतलब 3-4 ऐसी कंपनीज है जिनके साथ वो मर्ज हो सकती है. अब उसमें से वो बेस्ट वन फाइंड आउट करेगी. ऐसे ही एक्वायरर टारगेट कंपनी ऐसे नहीं करता कि उठी और चलती टारगेट कंपनी को एक्वायर कर लिया. ऐसे ही उसके पास भी ऑप्शंस होते हैं कि उसे किस टारगेट कंपनी को एग्जैक्टली टारगेट करना है. ठीक है, सो पहले क्या करेंगे आप, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द ऑप्शंस, स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटीज, देन अकॉर्डिंग टू दैट you will select the amongst them. There are 7 factors, financial, non-financial, open, hidden factors that influence the ultimate choice of the strategy. The process of analysis of a strategic choice on the various aspects of our merger is done through the diligence process. ठीक है, अब देखो एग्जाम में ना ये वाली क्वेश्चन आई हुई और बन सकती है वापस से. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. मॉड्यूल के साथ पढ़ोगे तो इसलिए बताता रहूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से क्वेश्चन बन के आता है, तो कोई जगह छूटेगी नहीं कि भैया कोई चांस हम ले कहीं से. ठीक है, आओ देखते हैं. ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इन M&A स्ट्रैटेजी, ये क्वेश्चन आ सकती है. तो देखो यहाँ पे इन्होंने कहा हम इसको कुछ अलग अलग स्टेज समझेंगे. जैसे आएगी प्रिपरेशन स्टेज, इसको आप चाहें तो अपना मॉड्यूल में नंबरिंग दीजिएगा, ज्यादा इजी रहेगा. 1, फिर 2 आता है प्री डिलिजेंस, चिंता मत करो अभी याद करवाएंगे. 3 डिलिजेंस, 4 नेगोशिएशन एंड फाइनली सब कुछ हो गया फिर पोस्ट डिलिजेंस. अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, प्रिपरेशन स्टेज बायर के लिए किस तरह से होगा और सेलर के लिए कैसे होगा. एग्जामिनर हो सकता है आपसे सिर्फ बायर के लिए पूछ ले. ठीक है, कि डिलिजेंस प्रोसेस M&A स्ट्रैटेजी फॉर बायर या सेलर, किसी एक के लिए पूछ सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन स्टेज कहता है M&A स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजी. अब किस तरीके से मर्जर या अमलगमेशन करना चाहते हैं. फर्स्ट से पहले आप ये डिसाइड करना है. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ऑलराइट, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, रिवर्स मर्जर है या कांग्लोमरेट है, को जेनरिक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी.
M&A स्ट्रैटेजी, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। फिर आता है अगर प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स, जैसे कंपनी ए लिमिटेड के पास मैंने कहा C D E F, ये उसके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। अब ये क्या कर रहा है, पहले इनमें सिलेक्ट कर रहा है पोटेंशियल टारगेट्स जो उसके पर्पस को, जी हाँ, मर्जर का जो पर्पस है उसको फुलफिल करने का काम करता हो। जैसे मैंने कहा अभी हमने केस स्टडी भी डिस्कस किया था जिसमें याद होगा टाटा ने कोरस को एक्वायर किया। तो कोरस को एक्वायर करने के पीछे उसके पीछे लॉजिक क्या था कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर टाटा स्टील लिमिटेड का मार्केट प्रेजेंस बढ़ जाए, क्योंकि कोरस का यूरोपियन कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन चलन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। इसलिए टाटा का पर्पस क्या था कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन चलन और ज्यादा स्ट्रांग करना है तो कोरस को एक्वायर करो। तो ये क्या था पर्पस। तो यहां सबसे पहले हमने जो प्रिपरेशन स्टेज होती है उसमें हमें पहले तो फॉर्मुलेट करनी, हमारी क्या स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करना है। दूसरा फिर हमारे पोटेंशियल टारगेट की लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट। सेकंड, अपॉइंट एक्सटर्नल एडवाइजर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टारगेट्स। अब एक्सटर्नल एडवाइजर्स कौन होते हैं? जनरली प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली आपको हेल्प करेंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा पोटेंशियल टारगेट। सो एक्सटर्नल एडवाइजर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टारगेट्स। नाउ शॉर्ट लीडर टारगेट्स। अब जैसे मेरे एग्जांपल दे रखा है CDEF, अब आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया एंड देन फाइनली आपको लगता है C and D is a good one option. Alright. Now create a due diligence team. अब क्या होगा यहां पर, अब फाइनली हम लोग, आपको याद है इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हैं आपको ना, जो कंटेंट क्लास ले रहा है, किसी को नहीं रह गया, स्किप कर दिया, नहीं मिल पाया था, आई बटन ऊपर आएगा, वहां पे क्लिक करना, मिल जाएगा क्लास, ठीक है। सो पहले वो देख लो, अच्छा रहेगा। ऑलराइट, सो क्रिएट द डिलिजेंस टीम। अब टीम यहां पे काम हो गया हमारा प्रिपरेशन स्टेज पे। देखो ये देखा हमने बायर के पर्सपेक्टिव से, क्या क्या बातें, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, मेरे साथ याद कीजिएगा भी, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, लीजिए बड़ा कर देते हैं, स्क्रीन पे देख लीजिएगा अच्छे से। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है। फिर दूसरा स्टेप लेंगे प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स। फिर हम डिसाइड करेंगे, अपॉइंट करेंगे कि एक्सटर्नल एडवाइजर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टारगेट्स, एक्सटर्नल एडवाइजर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टारगेट्स। फिर हम फोर्थ स्टेप लेंगे, शॉर्ट लिस्ट द टारगेट्स एंड लास्टली क्रिएट क्या करेंगे, मतलब एस्टैब्लिश करेंगे ना व्हाट, डिलिजेंस टीम। याद रहेगा, एक बार और करना चाहेंगे रिवाइज, एक बार मन ही मन में करके देखिएगा। सर पहले स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग प्रिपेयर करेंगे लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट, फिर प्रिपरेशन आगे आ गया, अभी अपॉइंट करेंगे हम लोग, क्योंकि इसी के बाद में तो हमको अपॉइंट करना हो किसको, एक्सटर्नल एडवाइजर्स को, ताकि वो हम लोगों को हेल्प करेगा किस चीज के अंदर, अपने आप की शॉर्ट लिस्ट ऑफ टारगेट्स की, हाँ ये शॉर्ट लिस्ट कर लीजिएगा। एंड फाइनली हमारी डिलिजेंस टीम तैयार हो जाएगी। अगर इसी को हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बिजनेस प्लान। क्योंकि ना यूजुअली कई एंटरप्रेन्योर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस को एस्टैब्लिश करके अगर बना दिए ना, अब नाउ आई वांट टू सेल इट एट अ बेटर प्राइसेस, किसी अच्छे प्राइसेस पे सेल करना चाहता हूं, उसके लिए करेगा वो बिजनेस प्लान बनाएगा कि अपने बिजनेस को कौन सा, जी हाँ, कंपनी में क्या वो कंपनी को पूरा सेल करना चाहता है या पर्टिकुलर कोई बिजनेस है। जैसे एक कंपनी का इंश्योरेंस का बिजनेस भी है और एक कंपनी FMCG प्रोडक्ट्स में भी है, और वही कंपनी मान लीजिएगा साथ के साथ में किसी फार्मास्यूटिकल बिजनेस को भी कर रही है। मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस रनिंग बाय वन कंपनी। इन दैट केस वो अपना किसी पर्टिकुलर बिजनेस को सेल करना चाहती है, तो उसके लिए पहले क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी बिजनेस प्लान। सो स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस प्लान, क्लियर। आप चाहे तो स्ट्रक्चर के प्रिपेयर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बायर्स एंड अपॉइंट एक्सटर्नल एडवाइजर्स एंड शॉर्ट लिस्ट द बायर्स। सेम काम वो भी करेगा, ठीक है। सब ये तो हमारा प्रिपरेशन स्टेज आ गया। इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार अच्छे से बार बार बोल के याद करवा रहा हूं। ऑलराइट, नाउ प्री डिलिजेंस। अब आ गया स्टेज, पहला प्रिपरेशन हो गई, अब प्री डिलिजेंस। अब यहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे हम लोग। देखो आओ, अप्रोच द टारगेट्स। जैसे इस केस में हमने देखा जो ए लिमिटेड ने अपना शॉर्टलिस्ट करा और इन्होंने यहां पर कंपनी डी और कंपनी सी एंड डी को फाइनलाइज कर लिया शॉर्टलिस्ट करने के बाद। अब क्या करेगा, ए लिमिटेड अप्रोच करेगा सी और डी को, बोले अच्छा ठीक है, अप्रोच द टारगेट्स, नेगोशिएशन ऑफ इनिशियल टर्म्स। क्योंकि भैया यहां पर इनिशियल टर्म्स कौन सी होंगी, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सारी चीजें यहां पे अब आने वाली हैं। तो क्या करेगा, नेगोशिएशन ऑफ इनिशियल टर्म्स। और खास तौर से याद रखेगा, टर्म नेगोशिएशन सबसे पहले किसके लिए करता है, टाइम के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सेलर चाहता है डील जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और बायर चाहता है कि मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाए ताकि मैं प्रॉपर्ली ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कर सकूं। सो नेगोशिएशन फॉर इनिशियल टर्म्स, एग्जीक्यूट
नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में सब समझाऊंगा आगे। एंड कंपाइलेशन ऑफ लिस्ट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, फिर एक लिस्ट बनती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्ली डेटा बनाते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वहीं पर बायर का सेलर करेगा, अप्रोच करेगा बायर को, नेगोशिएशन सिस्टम, एग्जीक्यूशन ऑफ डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड क्रिएशन ऑफ डेटा रूम। यहां पर अलग इंपॉर्टेंट बात क्यों आ रही है, क्योंकि याद देखिएगा बायर जब सेलर को अप्रोच करेगा ना, बायर सेलर को अप्रोच करेगा जब, तो भाई सेलर को ना डेटा रूम बनाना पड़ेगा। डेटा रूम का मतलब क्या है, डेटा रूम का मतलब यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल होने चाहिए। मैंने जैसे कहा ये इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली दोनों ही तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। सो याद रखिएगा इतना, हमें ये क्या करना है, जब हमारा प्री डिलिजेंस स्टेज होगा तो डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे। क्या क्या कर लेंगे, अप्रोच द टारगेट, बायर के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, ठीक है। अप्रोच द टारगेट, सेम बात चलेगा, इनिशियल नेगोशिएट इनिशियल टर्म, एग्जीक्यूट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स एंड अलोंग विद द कंपाइलेशन ऑफ लिस्ट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा रिक्वायर्ड है वो कहाँ मिलेगा उसको, डेटा रूम में। तो सेलर ने जो डेटा रूम बना रखा है वो डॉक्यूमेंट्स तो डेटा रूम में मिलेगा, याद रहेगा। नाउ अब करा जाएगा ड्यू डिलिजेंस। सो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी इंस्पेक्शन ऑफ डेटा रूम। अब अपना सोचो, डेटा रूम जो सेलर ने रेडी किया उसकी इंस्पेक्शन कौन करेगा, उस डेटा रूम में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बायर। सो इंस्पेक्शन ऑफ डेटा रूम, एनालिसिस ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, जो कि हर किसी को एक्सेस नहीं है, इसलिए हमने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इशू किया, एग्जीक्यूट किया है। सो एसेस द प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, प्रोडक्ट सीक्रेट्स होते हैं, है ना, जैसे पेटेंट्स को लेकर सीक्रेट्स हैं, तो ये सीक्रेट्स भी वो जाकर यहाँ पे एग्जामिन करेगा। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, स्ट्रक्चरल टर्म्स एंड कंडीशन। अब इसके बाद में क्या होगा, फाइनली वो डिसाइड किया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर ना कंपनी के अंदर का इनसाइट सामने निकल के आ गया है। वहीं पर यहाँ पर सेलर जो का असिस्टेंट देगा डेटा रूम एंड सेटिंग डेडलाइंस फॉर ऑफर। जी हाँ, डेडलाइंस का मतलब ये है फाइनली यहाँ पर एक सेट कर देगा कि भैया आई विल सेल माय बिजनेस एट ₹500 CR। बात पकड़ में आ रहा है ना। नेगोशिएशन, मेक द फाइनल ऑफर एंड नेगोशिएट एंड एग्री ऑन द टर्म, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द डिलीजर रिपोर्ट। अब यहीं पर ही नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनल ऑफर का मतलब यहाँ पे क्या है कि बायर वांट्स टू बाय एट 450 CR, और अब यहां पर ऑफर रख देगा वो फाइनल ऑफर। क्लियर हो रहा है ना। कंपाइल विद द फाइनल ऑफर, सेलेक्ट द बेस्ट ऑफर, क्योंकि इसके पास भी यहाँ पे जो याद रखिएगा जो अलग अलग बायर्स से बात समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा। एंड नेगोशिएशन, फाइनली पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन कल्चर एडजस्टमेंट, जिसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो कंपनी का एम्प्लॉयज लोग होता है ना, कंपनी की यहाँ पर क्या होंगी, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, वो फाइनली यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाएंगी, ठीक है। प्लस जो एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज बन जाएंगे किसके, ट्रांसफरी कंपनी के। नाउ टर्मिनेशन ऑफ डेटा रूम एंड ओनरशिप एक्सचेंज, और फाइनली सेलर क्या करेगा कि भाई टर्मिनेट कर देगा, भाई डेटा रूम का जो पर्पस से बनाए थे वो डेटा रूम का काम खत्म, और ये भैया पकड़ो बिजनेस की ओनरशिप। बात पकड़ में आ रहा है। ये फाइनल हो गया हमारा पोस्ट इंटेलिजेंस। अब उम्मीद कर रहा हूं मेरे बच्चा लोगों को ये बात समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आ सकता है एग्जाम में। कहता है पर्सन एलिजिबल फाइलिंग द पिटीशन बिफोर एनसीएलटी। सो इतना कुछ बढ़ा देते हो, उड़ाओ 2 मिनट में याद करते हैं बस। भाई अगर देखो, जब हम बात करेंगे कि अमलगमेशन, जी हाँ अमलगमेशन के लिए आपको जाना पड़ता है एनसीएलटी। भाई बिना अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी तो होगा नहीं काम। बहुत अच्छे से सारी क्लासेस बता चुका हूं, ठीक है। अब कौन पर्सन एलिजिबल है, एलिजिबल का मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी दोनों ही अपने अपने ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक कंपनी जो है वो दिल्ली से है, मान लो, एक है कंपनी मुंबई से, तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही कंपनी अपने अपने ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग एनसीएलटी को एप्लीकेशन देंगी। बात पकड़ में आ रहा है, ये सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब अगर एक से ज्यादा ट्रांसफरर कंपनीज हैं तो वो ज्वाइंट एप्लीकेशन भी लगा सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिस्क्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। तो कौन है एलिजिबल, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी दोनों ही एप्लीकेशन लगाएगा अपना अपना ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग। कैसे लगाएगा, एप्लीकेशन एज पर ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनसीएलटी। भाई जहां जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा होगा उसी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। एंड इफ more than one company involves joint application at the company's discretion, ये इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर रहेगा ये बात। अगर एक से ज्यादा ट्रांसफरर कंपनीज हैं, इन दैट केस वो जॉइंट एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। इवन है ना एनसीएलटी भी कैसे ऑर्डर कर सकता है कि भाई एक काम कर ज्वाइंट एप्लीकेशन दे इसकी। क्लियर। तो सर ये दो बातें आपको यहां बोली गई थी जो मैंने आपको इमीडिएट बोल दी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी बात पर आता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। देखो ये इंपॉर्टेंट है। कहता है अब देखो प्रॉब्लम क्या आता है ना कि अलग अलग जुरिडिक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि भाई मल्टीपल एप्लीकेशन लग जाती हैं। तो इसमें ना सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 बड़ा हेल्प करता है। वो ये कि अगर आपका पर्पस है भैया अमलगमेशन करने का, आप चाहते हैं, तो आप क्या ना एक काम करें कि आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर लें। और रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने का मतलब सेक्शन 12 को अट्रैक्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप फिर एक पर्टिकुलरली सेम जुरिडिक्शन में ही एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट बात की है कि अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड स्मूथर प्रोसेस, फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनीज may be shifted as per section 12 of Companies Act 13 to a single jurisdiction, ताकि ना ये प्रोसेस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। इसलिए क्या करें आप, सबसे पहले सेक्शन 12 को एक्सरसाइज कीजिएगा और कंपनीज के जो अलग अलग कंपनीज हैं जिनके अलग अलग जगह आरओ हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, वो एक पर्टिकुलर जगह पे शिफ्ट कर लिए जाए जहां से आप ना एक सिंगल जुरिडिक्शन को अपनी एप्लीकेशन दे सकें। क्लियर एकदम। अब आओ कुछ और चीज देखते हैं। अब देखो यहां से जो चल रहा है ना टॉपिक, ये पूरा का पूरा जो यहां से बताने वाले हैं, मैं थोड़ा सा पहले ही क्लियर कर दूं। जो बच्चा लोग है ना ड्राफ्टिंग पढ़ रहे हैं ना, ड्राफ्टिंग पढ़ रहे हैं, उनको पिटीशन ड्रॉ करना आता होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अगर नहीं आता है, नहीं किया है, तो यहां मत घबराना, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं अलग से अभी ना चैप्टर जो हम 11 कर रहे हैं सीआर का, उसके अंदर भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। बट आई जस्ट सिंपली रिक्वेस्ट कि भैया आप लोग ना ड्राफ्टिंग ऑफ स्कीम के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट और ऑपरेटिंग पार्ट, ठीक है। अब ये ड्राफ्टिंग वाला स्टूडेंट समझ रहा होगा मेरी बात को, ठीक है। पर क्या करूं सर, मैं तो ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ रहा हूं, तो कोई बात नहीं भाई, तो सारी क्लास में बताएंगे अलग से, ठीक है। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट और ऑपरेटिंग पार्ट सिर्फ एक बार रीड कर लो, अभी रीड कर लेना, मतलब अभी का मतलब क्लास के बाद में, ठीक है। मैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूं जिन्होंने ड्राफ्टिंग की हुई है, उनके लिए तो ये फटाफट से एक बार गो थ्रू हो जाएगा। ये आने वाला नहीं है, तो मैं गारंटी लेके बोल सकता हूं। इसका फॉर्मेट आ जाए तो भरोसा नहीं है उसका, हाँ मतलब एग्जाम में आपसे फॉर्मेट पूछ ले भैया, वो अलग चीज है, बट एक बार रीड कर लो, ठीक है। अभी हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे जाएंगे। जैसे अब कुछ चीजें यहां पर आ रही हैं, कह रहा है in addition to above a clean and clear drafting of petitions required to be submitted to NCLT। अब उसके भी कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। आप पिटीशन लगाओगे तो पिटीशन के लिए भी कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है पूरी करनी पड़ती हैं, इसलिए इसको भी फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। देखो ठीक है, क्योंकि देखो ये सब चीजें मैं अभी जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स आ रही हैं, ठीक है, जो हम लोग या तो पर्टिकुलरली फॉर्मेट हमने ड्राफ्टिंग में सीखा हो तो हमें वहां से इजी रहता है हमारे लिए, ठीक है। ये ऐसे नहीं कंटेंट्स रट्टे मार रहे हैं, आप प्रैक्टिकली ड्राफ्टिंग किया हो तो अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, चैप्टर 11 में डिस्कस कर रहा हूं अलग से, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहां पर इसकी क्वेश्चन आने की चांसेस कम है। ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, जैसे कहा मैंने ड्राफ्टिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 11 जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बट हम एक बार देख लेते हैं। देखो आप क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे। जैसे पिटीशन है जो भी आप फाइल कर रहे हैं, कहता है प्रॉपर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ एनसीएलटी बेंच वहां पर लगाई जाए। ये आप देख लें कि रजिस्टर्ड ऑफिसर कंपनी कहां है, उससे के अकॉर्डिंग जुरिडिक्शन लगेगा। क्लियर। फिर कहता है पिटीशन एनक्लोजर्स शैल बी legibly written in the English language, properly टाइप होनी चाहिए, और वो कैसी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एक और इसका रूल होता है, अगर सपोज किसी और इंडियन लैंग्वेज के अंदर है तो आप उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में उसको लिख के देंगे। Petition application shall be printed in double spacing on one side of the standard। one side समझते हैं, जैसे आपको आंसर शीट में कहा जाता है कि आप one side लिखेंगे, ठीक है। Standard petition paper with the inner margin of about 4 centimeters width on top, मतलब ऊपर से इतना तो इन द सेंस मतलब 4 सेंटीमीटर गैप रखे हो टॉप से अगर बात करें, ठीक है। एंड राइट मार्जिन 2.5, पेज का राइट मार्जिन, तुम्हारे हाथ का राइट मार्जिन नहीं कह रहे हैं, ठीक है। एंड द लेफ्ट मार्जिन 5 सेंटीमीटर। जनरली अच्छा क्यों ऐसा करते हैं ना, जब एक्चुअली बाइंडिंग वाला करते हैं ना तो क्या होता है, जनरली देखा जाता है कि वो दब जाता है सब कुछ, तो इसलिए पहले बताएगा कि एटलीस्ट इतना मार्जिन होना चाहिए। और अच्छा दूसरा ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं है ना तो बस समझ में आ रहा है ना, फाइल आ गया आपका काम से। प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए, स्टिच टुगेदर इन द पेपर बुक फॉर्म प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं लूज लेप उठा के लेके पॉज कर, सर ये पिटीशन है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। पिटीशन एंड एप्लीकेशन फाइल्ड द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, स्टिपुलेटेड फीस स्टिपुलेटेड बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनीज और एडवोकेट ड्यूली अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस। नाउ
पिटीशन shall be accompanied by index and a memo of the parties, मतलब डिटेल्स ऑफ द पार्टीज, कॉस्ट टाइटल, टाइटल का मतलब आप जो पिटीशन के ऊपर जो टाइटल होगा क्या बिफोर द एंसेलिटी, ऑलराइट एंड रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कोर्स के रेफरेंस देंगे यार. अब ये ना बहुत मतलब ट्रस्ट मी यार, एक्चुअली आई फील डैम बोर व्हेन आई रीड दिस कंटेंट्स. अब ये पढ़ने के साथ तो अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले वो रीड करके प्रैक्टिकली क्यों ना पिटीशन ड्राफ्ट ही कर ली जाए. अगर प्रैक्टिकली ड्राफ्ट कर ली जाएगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. ठीक है, सो मैं इसलिए कह रहा हूँ घबराना नहीं है. ठीक है, मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को इनको अलग से बताऊंगा. ठीक है, ये प्रैक्टिकल फॉर्मेट पे ही हम बना के काम करेंगे एक बार. ठीक है, सो एक बार सिर्फ रीड करना कंटेंट्स को. अगेन आई एम टेलिंग यू कि इसको छोड़ नहीं रहा हूँ, कुछ सोचे कि छोड़ दिया है तो नहीं, ये टॉपिक मेरे लिए अलग से है. मैं इसको चैप्टर 11 में कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो क्लास कंटिन्यू चल रहा है उसका भी ना. ठीक है, नाउ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पिटीशन अगर देखें तो क्या क्या बातें रखेंगे. नोटिस ऑफ सबमिशन एडमिशन इन फॉर्म एनसीएलटी 2, ये भी पढ़ाया हुआ है अभी. एफिडेविट इन फॉर्म एनसीएलटी फॉर्म 6 में लगेगा. कॉपी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट मर्जर एमलगेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आएंगे ना, याद रखना. एप्लीकेशन ऑफ फाइल कर रहे हैं आपका एनसीएलटी 2 है, जो एडमिशन ऑफ आपका फॉर्म है, एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका, एंड उसके बाद में एफिडेविट इन एनसीएलटी 6 के अंदर, प्लस कॉपी ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स. एंड एप्लीकेंट शैल आल्सो डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल इन द एप्लीकेंट बेस्ड ऑन व्हिच द ईच, मतलब वी हैव टू गिव द रीजन ऑफ मर्जर. ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, रीजन ऑफ मर्जर देना है. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने कैसे डिटरमाइन किया कि ये आपका क्रेडिटर लोग, मतलब यही वो क्रेडिटर लोग है. जी हाँ, कि क्रेडिटर मेंबर्स और क्रेडिटर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम. भाई कई बार होता है ना कि झोलबाजी करके कर रखा है, वो नहीं होना चाहिए. सो 3-4 बातें इंपॉर्टेंट थी जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. अब ये जो है, अब आप मैं बता दूं फिर कह दूं, इसको लेके परेशान कोई मत होना. अभी मेरा मेन पर्पस है कि तुम ना, एक तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया अभी. ठीक है, और दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं वो है हमारा ड्यू डिलिजेंस फॉर टेक ओवर. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, लाइए इसे, आइए इसे सीखते हैं. आइए देखिए, अब एक बात याद रखना, इसमें जो मैंने हाईलाइट्स किए हुए ना, उन पॉइंट्स को मैं ढंग से ध्यान से समझना है, क्योंकि उन्हें हमें याद भी करना है. वो हमारे लिए पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमें याद रखने हैं. ठीक है, एंड दूसरा कह दूं कि कहीं ना कहीं एमएनए या टेक ओवर में से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की. और वैसे भी बता दूं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ नहीं तो सीआर में मतलब आपको ना ही मिलने वाले हैं. सो अटेंशन ध्यान दीजिएगा, पूरा अटेंशन दीजिएगा. अच्छा, इसके अंदर टेक ओवर के अंदर मैं और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूं, जो इसी बुक के चैप्टर 2 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान रखिएगा. आइए, for any business, doing takeover of a business company is not an easy task. Moreover, it is important financial investment that implies a number of risks, some of which can run the entire process around, which makes the takeover diligence as one of the prerequisites for takeover of the business. ठीक है सर, आओ, अरे चलो भाई. आइए, अब यहां से एक चीज याद रखेंगे. ठीक है, टेकओवर डिलिजेंस इज जनरली कंडक्टेड इन डिफरेंट डोमेन्स, जैसे फाइनेंशियल, ये भी हम देखा, लीगल अब तक देखते आ रहे हैं, टैक्सेशन, सोशल लाइफ, एनवायरमेंट्स एक्सेट्रा. टेकओवर डिलिजेंस कवर्स द हिस्ट्री ऑफ कंपनी, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ अ कंपनी. तो पहला हमने कहा मेनली जो फोकस रहेगा टेकओवर डिलिजेंस के अंदर वो किन चीजों पर रहेगा. फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, लीगल हैं, टैक्सेशन एस्पेक्ट, सोशल लाइफ, एनवायरमेंट, ये कॉमन चीजें हैं. साथ के साथ ये कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रही है. अब पास्ट परफॉर्मेंस की उसके फाइनेंशियल्स अच्छे से देखे जाएंगे. ठीक है, और फिर साथ के साथ उसके प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैसी है, और आप उससे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इन फैक्ट it must respond to certain requirements of the buyer, that is maximize financial और non financial benefits. फिर दोनों ही बेनिफिट चाहिए हमको. तो जैसे मैक्सिमम फाइनेंशियल, अच्छा खासा पैसा आना चाहिए. ठीक है, बैलेंस शीट इंप्रूव होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंप्रूव होना चाहिए, और साथ साथ में गुडविल भी अगर आ रही है तो उसे हम छोड़ेंगे क्यों. सो एंड नेगोशिएट द रिस्क ऑफ द फेलियर, और अगर कोई फैक्टर से दिखता है तो उसके लिए नेगोशिएट भी किया सकता है. Therefore, the takeover diligence is useful in allowing the buyer to confirm his or her decision of the sale and in negotiating the condition of the sale. Depends on कि जो भी अगर loop holes find out हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग
ऑफ कोर्स आप देखेंगे प्राइसेस में भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। सो पहले पैराग्राफ से हमने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने जो देखा वो ये था हमारा, ठीक है, जनरली कंडक्टेड इन डिफरेंट डोमेन्स, जिसमें हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने यहाँ तक का बनाया है एक। फिर पॉइंट नंबर 2 हमने यहाँ से देखा है, कवर द हिस्ट्री ऑफ कंपनी, पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पॉइंट नंबर 2 हमको मिला यहाँ से। फिर हमने यहाँ देखा क्या होता है, इट रिस्पॉन्ड टू द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायर, दैट इज बायर का इंटेंशन क्या है, मैक्सिमाइज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, उसका मेन पर्पस है, एंड नेगोशिएट द रिस्क ऑफ फेलियर। अगर जहां उसको लगेगा, जैसे मैंने कहा कुछ लूप होल्स मिलते हैं तो उसको लूप होल्स के अकॉर्डिंग नेगोशिएट करेगा तो डील के लिए, ठीक है सर। नाउ takeover DD is having a great importance for a business as a synthetically express the overall value of the target enterprise। ये ऐसे अपर कॉमन लगा के पैक कर दो, कमेंट के लिए क्वेश्चन है। According to which buyer will be able to analyze the potential of the target company while understanding the risk related to in taking it over। जैसे अब देखो समझो, साइरस मिस्त्री का मानना था कि टाटा जो है जगुआर को एक्वायर कर रहे हैं, और जबकि वो जो जगुआर को एक्वायर कर रहे हैं वो एक अच्छी डील नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए। अब मतलब आपने कई बार सुना भी होगा, बीच में बहुत लंबी चौड़ी कहानी रही है इसके ऊपर। वैसे ही अभी समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी यहाँ पे टारगेट है, जो यहाँ पे लैंग्वेज में कह रहे हैं ना, बायर विल बी एबल टू एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ द टारगेट कंपनी। डीडी करके आप ये जान लेते हैं कि बायर क्या जान लेगा कि टारगेट कंपनी कितनी पोटेंशियल रखता है, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ कि भैया उससे कितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, क्या क्या मुझे चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, वो सारी एस्पेक्ट्स कंसीडर करेगा। व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द रिस्क रिलेटेड टू द टेकिंग इट ओवर, कि भैया अगर इतना पैसा लगाया जा रहा है तो खतरा क्या है। जैसे जगुआर में बहुत सारा पैसा लगाया गया और उससे आप कितना बड़ा बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये रिस्क आ गया उसके साथ में। नाउ taking over a company bring inevitable risk, some of which can cause a greater detriment to the company। जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ ना, टाटा एंड जगुआर केस में रहा। Now diligence allows a company to avoid tragic and after being taken over। अब यहाँ तक अपने आप में एक और पॉइंट हमको मिल गया। Alright, now further, this being said, the acquisition audit is a complex process. Because of this, it is necessary to find the people experienced in due diligence so that the audit acquisition will be effectively and useful। Now, takeover diligence allows a buyer to better discern the risk। Discern मतलब identify करना, ठीक है, discern the risk and opportunities linked to a target company। Again, ऐसे भी आपका कॉमन प्रैक्टिस रहेगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो भैया जो हम पढ़ा रहे हैं वही बात बतानी है, अभी जो पॉइंट्स बना रहे हैं अपन ना वही पॉइंट्स लिखने हैं आपको। नाउ ड्यू डिलिजेंस विल बी परफॉर्म वंस एग्रीमेंट इज साइंड एंड आफ्टर द लेटर ऑफ इंटेंट, and it will allow the verification of elements being negotiated between the parties, producing an accurate reflection of the current state of the target company। Producing an accurate reflection मतलब accurate information। On the basis of that, the buyer will determine whether he should, whether such company acquire or not। अब देखो कुछ यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने सेक्शन 230 सेक्शन 11 में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताई हुई है। जैसे जो कंपनी का मान लीजिए मेंबर है वो एनसीएलटी को इस पर सेक्शन 230 सेक्शन 11 में जाके एप्लीकेशन दे सकता है अरेंजमेंट के लिए, बात पकड़ में आ रहा है। और वो कह सकता है कि भैया मैं जो हूँ क्या चाहता हूँ, जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके भी शेयर्स एक्वायर करना चाहता हूँ, बात पकड़ में आ रहा है। सो क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसे हम देखते हैं। ये भी एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से रखिएगा, यहाँ और अलग क्लासेस में भी काम आने वाला है। एज पर सेक्शन 230 सेक्शन 11, एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर ऑफर। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्कीम अगर वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की है तो यहाँ पर लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है टेक ओवर ऑफर मेड इन सच मैनर एज बीन स्पेसिफाइड, इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी टेक ओवर कैसे होगा, एज पर सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर पुट के अकॉर्डिंग होगा। Now, section 230, section 12, an aggrieved party may make the application to NCLT in the event of any grievances with respect to the takeover offer of companies other than listed companies। Listed company केस होगा तो सेबी थ्रू सेट के थ्रू जाना पड़ेगा। Alright, अब देखो important रूल 3 सब रूल 5 कहता है companies compromise arrangement amalgamation rules on 16 provides that a member of a company shall make an application for arrangement
For the purpose of takeover offer in section 230 subsection 11, when such member along with any other member holds not less than 3/4 of the shares in the company, मतलब अगर अगला पार्टी 75% शेयर होल्डिंग कंपनी में कर रहा है, मेंबर along with, when such member along with other member holds कितना, not less than 75% in such company, then make an application has been filed, मतलब क्या कर सकता है, application फाइल कर सकता है before the NCLT for acquiring any part of the remaining shares of the company। अच्छा क्वेश्चन है, बता दूं फिर इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना। सेक्शन 230 सेक्शन 11 के अंदर जो कंपनी का मेंबर है along with other member if they holds not less than 3/4 यहाँ पहली बता देना, सेलेक्ट करना, of shares in the company can make the application to NCLT to purchase remaining shares of the company। बोला ठीक है सर। अब रूल 3 सब रूल 6 कहता है according to compromise arrangement and amalgamation rules on 16 provides that application arrangement for takeover offer shall contain क्या report of the registered valuer disclose the details of the valuation of the shares proposed to be acquired by the member after taking into the account the following factors। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है उसमें हम ध्यान रखेंगे कि वैल्यूएटर का रिपोर्ट लेना होगा, क्योंकि भाई शेयर्स की वैल्यूएशन तो निकलवानी पड़ेगी, कितने पे तुम एक्वायर करोगे। अब इसमें खतरनाक बात क्या आती है, कहता है हाईएस्ट प्राइस पेड बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस फॉर एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स। अब ये खतरनाक बात क्या होगी, क्या कह रहा है, पिछले जिस दिन वाइज एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे कि भाई रिलेवेंट डेट से याद रखना, क्या उसके पिछले 12 महीने के अंदर जो भी हाईएस्ट प्राइस पे की हुई शेयर्स की पेड बाय एनी पर्सन, लैंग्वेज में क्या लिखा है, एनी पर्सन, एक्वायरर की बात नहीं कर रहा है अभी, वो कह रहा है एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, लेकिन आगे क्या बोला एकदम से, फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स। अब यहां पे क्या कह दिया, जैसे समझो एक्वायरर है, एक्वायर ने सपोज अगर एक शेयर के लिए ए लिमिटेड कंपनी का ही मेंबर है, ठीक है, वो चाहता है कि रिमेनिंग शेयर्स भी उसको मिल जाएं, 75% वो होल्ड कर रहा है अलॉन्ग विद अदर मेंबर, वो चाहता है रिमेनिंग शेयर्स भी मिल जाएं। इसने अगर पिछले 12 महीने के अंदर एक शेयर के लिए अगर 1000 रुपीज भी दिया हुआ है और आज की डेट में उसकी ट्रेडिंग चल रही है 400 पर, तो अभी 400 भूल जाना, ठीक है, 400 भूल जाना। जो पिछले 12 महीने में उसने पेमेंट किया हुआ है, पिछले 12 महीने के अंदर किसी एक शेयर का भी हाईएस्ट पैसा दिया हुआ है, वो वैल्यूएशन वहां पे प्राइस कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द फेयर प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द वैल्यूएशन पैरामीटर्स इंक्लूडिंग लाइक कहता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स है, अर्निंग पर शेयर्स क्या है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स है, एंड इंडस्ट्री एवरेज क्या है, इंडस्ट्री एवरेज क्या है, and other parameters such as customary for valuation of shares of such companies। अब यहां पर ध्यान से रखना, दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली तो वैल्यूअर का रिपोर्ट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट लेंगे, जिसमें ये देखा जाएगा इफ एनी हाईएस्ट प्राइस पेड बाय एनी पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ द, कौन है हम लोग, पर्सन फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, उन लोगों ने, ठीक है। दूसरा पिछले तो 12 महीने में किया हो जो हाईएस्ट प्राइस पे किया वो रखा जाएगा। दूसरा कंपनी की वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, the fair price of the shares of the company to be determined by the registered valuer। अब वो फेयर प्राइस कैसे निकालेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से थ्रू, चाहे वो रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो, ईपीएस हो, अर्निंग पर शेयर्स हो, बोलो ना मेरे साथ में, अर्निंग पर शेयर्स हो, प्राइस पर अर्निंग मल्टीपल्स हो, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी वो दी जाएगी किसको, टारगेट कंपनी का शेयर होल्डर्स लोगों को। Now details of the bank account to be opened separately by the members wherein sum of the amount not less than 1/2 of total consideration of takeover offer is deposited, जिसे हम कहते हैं ना escrow account, वो ओपन किया जाएगा और उसका जो भी कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है एक्विजिशन का, उसका कम से कम कितना 1/2 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है, चलिएगा। ये हम कब अप्लाई कर रहे हैं, खास तौर से जब हम बात कर रहे होंगे किसी, है ना, अनलिस्टेड एंटिटी के बारे में। नाउ अब अगर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली लिस्टेड एंटिटीज के लिए, तो हम जाएंगे सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशंस की तरफ। क्लियर, आओ। क्या टेकओवर of companies whose securities are listed on one or more RSCs is regulated by the provision of listing agreement and SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011। ये अच्छे से बताया सबको यार कि जिन कंपनीज की सिक्योरिटीज लिस्टेड है और उनके अगर टेक ओवर की बात की जाएगी तो भैया लिस्टिंग एग्रीमेंट प्लस SEBI सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 फॉलो करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है।
नाउ दीज कंप्लायंसेस अंडर द रेगुलेशन इंक्लूड इवेंट बेस्ड हैं, कंटेनर डिस्क्लोजर्स हैं, ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट्स हैं। सीएफएल की बुक में इन दोनों जम के डिस्कस किया है टेस्ट के अंदर सब कुछ, है ना, उम्मीद कर रहा हूँ पार्ट सेकंड के अंदर ही बात कर रहे हैं, है ना। पब्लिक अनाउंसमेंट, एस्को अकाउंट, पब्लिकेशन ऑफ एक्वायर, टारगेट कंपनी, मर्चेंट बैंक, अंडरटेकिंग, ऑथराइजेशन ऑफर, प्राइस। क्लियर है? किसी को लगता है ना कि सर मेरे को और थोड़ा डिटेल में समझना है एलओडीआर के बारे में, रिक्वेस्ट भेजना, अलग से बता देंगे, क्लासेस दे देंगे इसके लिए। चलो now the following compliance are required to be checked when SEBI substantial execution of takeover regulation 2011 in the context of that। अब सब एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आने वाले हैं। क्या? whether any acquisition ट्रांसफर trigger the open offer, अगर क्या हो रहा है, अगर 25% और मोर टारगेट कंपनी के, किसके? टारगेट कंपनी के 25% और मोर शेयर्स को एक्वायर किया जा रहा है, इन दैट केस ट्रिगर हो गया, चलो भाई ओपन ऑफर दो। या ऑलरेडी होल्डिंग की हुई है कितनी? 25%, और उसके बाद अगर आप आगे जा रहे हैं क्या 5% मोर, इन दैट केस अगेन आप फिर बाउंड हो गए। सो ट्रिगर का पहला स्टेप क्या गया? अगर इफ एक्वायर वांट्स टू एक्वायर 25% और मोर शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी, देन इमीडिएटली क्या हो जाएगा? ट्रिगर हो, अट्रैक्ट हो जाएगा, एंड यू हैव टू गिव द ओपन ऑफर। ठीक है? Ensure merchant banker category first has been appointed, और ये एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए किसका? एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ एक्वायरर और टारगेट कंपनी से कोई लेना देना नहीं हो, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए मर्चेंट बैंकर। एस्क्रो अकाउंट आपने ओपन कर लिया हो, ये आप इंश्योर कीजिएगा। ठीक है? नाउ कंसिडरेशन पेबल अंडर द ओपन ऑफर शैल बी कैलकुलेटेड एट द ऑफर प्राइस, अज्यूमिंग फुल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। ये माना जाएगा कि भैया आप जो ऑफर कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जो भी ऑफर प्राइस होगा, और उसका अमाउंट आपको एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करना है। इन द इवेंट ऑफ एनी ओपन ऑफर इज सब्जेक्ट टू डिफरेंशियल प्राइसिंग शैल बी कंप्यूटेड एट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ प्राइस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? मान लीजिएगा क्या हुआ, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बोल रहा है सब्जेक्ट टू डिफरेंशियल प्राइसिंग, देखो यहाँ पे इन द इवेंट ऑफ ओपन ऑफर इज सब्जेक्ट टू डिफरेंशियल प्राइसिंग शैल बी कंप्यूटेड एट द हाईएस्ट ऑफर प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। इट मीन्स दैट अगर पता लगा क्या हुआ, ऑफर था और एक और एक कंपैरेटिव आपको मिल रहा ऑफर, तो इस केस में जो हाईएस्ट होगा वो डिटरमाइन होगा। नाउ अ लेटर डील ऑथराइजिंग द टारगेट कंपनी टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ एस्क्रो अकाउंट, ऑफ कोर्स ये ऑथराइजेशन होना चाहिए किसके? टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी। ठीक है? अ लेटर डील ऑथराइजिंग द टारगेट कंपनी, किस लिए? रियलाइज द वैल्यू ऑफ द एस्क्रो अकाउंट। भैया थोड़ा ना एस्क्रो अकाउंट पैसा रहेगा, आगे अल्टीमेटली आप अपना शोल्डर्स लोगों को दोगे। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 6 to 9 इन्हें ऐड कर दिया गया ताकि कॉमन बातें कर रहे हैं, मतलब अंडरटेकिंग्स की बात होने वाली है, अंडरटेकिंग लिए जाएंगी ना, तो ये इसलिए ऐसे कॉमन बना के याद करना इजी रहेगा इनको। कहता है अंडरटेकिंग फ्रॉम टारगेट कंपनी, किस लिए? नन ऑफ द एक्वायरर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट प्रोहिबिटेड बाय सेबी फॉर डीलिंग द सिक्योरिटीज। फिर दूसरे अंडरटेकिंग किससे लेंगे? फ्रॉम द सेलर, प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ टारगेट कंपनी हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम डीलिंग द सिक्योरिटीज। बात पकड़ मारा है। तीसरी अंडरटेकिंग कहां से आएगी? ऑफ द टारगेट कंपनी हैज इट कंपाइल्ड विद द प्रोविजन ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट्स एंड एनी नॉन कंप्लायंस और डिलीट कंप्लायंस हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द टारगेट कंपनी। तीसरी बात क्या आएगी? नॉन अंडरटेकिंग फ्रॉम द टारगेट कंपनी दैट इट हैज कंपाइल्ड विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन एंड दैट एनी नॉन कंप्लायंस और डिलीट कंप्लायंस हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द टारगेट कंपनी। तो चार यहाँ पर अंडरटेकिंग हो गई। पहली अंडरटेकिंग किस चीज की हो गई कि भैया टारगेट कंपनी जो है वो, या उसके जो यहाँ पर क्या है टारगेट कंपनी, दैट नन ऑफ द एक्वायरर और पर्सन एक्टिंग कंसर्न क्या नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है बाय द सेबी। दूसरा सेलर, प्रमोटर, और याद रखना एक्वायर के लिए बोल टारगेट कंपनी का बोल रहे हैं, ठीक है। सेलर, प्रमोटर, डायरेक्टर ऑफ टारगेट कंपनी हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड टू एक्सेस द सिक्योरिटीज मार्केट। प्लस यहाँ पे क्या बोलो, अंडरटेकिंग फ्रॉम द टारगेट कंपनी क्या लेंगे कि भाई जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट से कंप्लायंसेस हैं वो हमने फुलफिल किए हुए हैं। तीसरा, चौथी अंडरटेकिंग किस बात की होगी कि हमने सीबीए के साथ कोई कंप्लायंस, मतलब सीबीए कौन सा, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स टेकओवर कोड, ठीक है, स्पेसिफिकली उसके लिए भी कहा जाएगा, मतलब खास तौर से हम बात करें ना सेबी के रेगुलेशंस की, तब बोल रहे हैं। ऑलराइट, चलिए फिर आता है पब्लिक अनाउंसमेंट कीजिएगा। Public announcement of an open offer to the shareholder of target company has been given, and detailed public announcement has been published as per the prescribed timelines. In case of acquires the shares or voting rights of the target company in excess of the limits prescribed in the regulation 3 and 4 of these regulations. और यहीं पे एक important बात और ऐड कर लो, सपोज अगर एक्वायरर का इंटेंशन क्या है, एक्वायरर का इंटेंशन है टू delist the target company
So he has to give that disclosure of his intention at the both timing. कब जब वो ओपन ऑफर दे रहा है तो उसकी अनाउंसमेंट कर रहा है. At the time of that, he will give this intention. He will has to express his intention at the time of announcement, and afterward, when we give the detailed public announcement, तब भी उसको ये बात का इंटेंशन कि भैया मैं डिलीट करना चाहता हूँ. दोनों बातों का ध्यान रखना है आपको, लिख के नहीं एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है, कि भैया मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं तो डिलीट करना चाहता हूँ. ऐसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 से 15 तक देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि सब अनाउंसमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे हैं. The public announcement has been sent to all stock exchanges on which the shares of the target company are listed on SEBI. So मतलब listed जहां पर है तो SEBI को आपको बताएंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट की डिटेल सारी स्टॉक एक्सचेंज को देंगे. To the target company and its registered office within the 1 working day of the date of the public announcement. Now, अब detailed public announcement जाएगा within 5 working days, has been published by the acquirer through the merchant banker to open offer within maximum 5 working days from the date of the public announcement. जो पहला announcement किया आपने public announcement, उसका within first working days जिस दिन आपने किया ये, उसके within 5 working days के अंदर क्या करना है, detailed public announcement. इन दोनों ही केस में याद रखना आपको, मतलब एक्वायरर को कि डिलिस्ट करना चाहता है ना अगर वो, तो उसको अपनी इंटेंशन यहाँ बतानी पड़ेगी. दिक्कत क्या है, चल जा भाई. अगर वो डिलिस्ट करना चाहता है ना, क्या डिलिस्ट करना चाहता है तो उसको अपनी इंटेंशन बताना पड़ेगा. ऑलराइट, चलिए फिर कहता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन, मतलब क्या हो रहा है, कंपनी अपनी किसी सब्सिडियरी के थ्रू एक्विजिशन कर रही है, तब where none of the conditions specified in regulation 5 subregulation 2 are satisfied, the detailed public announcement has been published not later than the 5 working days of the completion of the primary acquisition of the shares and voting share rights or control over the. इस केस में भी बताना पड़ेगा, दोनों बातें ही हैं. Now compliances relating to the publication of public announcement and detailed public announcement by the acquirer has been compiled. Regulation 14 कहता है ये कंडीशन पूरी हो गई हो, ठीक है. What's wrong with the system? Now it's okay. Public announcement contains the information as provided in regulation 15. अब यार अभी ना मेरे को पता है, देखो जिन बच्चों का पहले टेक ओवर कोड बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको तो ये एकदम प्लेन रीडिंग में समझ में आ रहा होगा, ठीक है. जिनका नहीं लग रहा डिफिकल्टी आ रही है जिनको ना, तो मैं चैप्टर को वैसे भी चैप्टर 2 में कवर करने वाला हूँ, लेकिन अभी अगर समझ में आ रहा है क्योंकि एग्जैक्ट लेवल पढ़ा होगा, लगता है कि सर नहीं क्लैरिटी आ रही है, तो डोंट वरी ना, आप मेरे को इनके व्हाट्सएप पे भेजो अपनी क्वेरीज, ठीक है. इसलिए मैं फटाफट थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ समझा के भी, क्योंकि ये पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे से. एग्जाम में आए या नहीं आए बट गो थ्रू जरूर कर लो, क्योंकि चैप्टर 2 में बहुत काम आने वाला है हमको. एक्वायरर थ्रू द मैनेजर ऑफ द ऑफर हैज फाइल्ड अ ड्राफ्ट ऑफर लेटर along with the fee as prescribed in the regulation 16 with the SEBI for this observation within 5 working days of publication of a detailed public announcement, and offer price is not less than the price is calculated in the regulation 8 for frequently and frequently traded shares. दोनों के अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. Minimum 25% of voting capital of the company is being offered subject to the minimum public shareholding requirements. ये बात मेंटेन रखना है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप डीलिस्ट करना चाहते हो तो आपको फिर अपना इंटेंशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, लिखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. Now the acquirer has made the complete payment of consideration in the form of cash, या फिर क्या हो सकता है by issue of shares or exchange or transfer of securities to the shareholders of who have tendered shares in acceptance of the open offer. अब भाई दो इंपॉर्टेंट बात होती है, आपने देखा होगा क्या, कि या तो कैश ले लीजिएगा या कैश के बदले क्या दे देंगे आपको, हमारा एक्वायर क्या कह रहा है, भैया हमसे शेयर ले लो, ठीक है. Within 10 working days of the expiry of the tendering offer period. Now, unclaimed balances, if any, lying in the credit of the special escrow account and at the end of the 7 years from the date of deposit thereof, and finally का ट्रांसफर करते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा, ठीक है. कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, कहता है इंश्योर दैट एनी पर्सन हु अलॉन्ग विद द पीएससी, ये कंटेनर डिस्क्लोजर्स आएंगे, देखना यहाँ पे. थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ 55% ऑफ शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स हैज डिस्क्लोज्ड हिज एग्रीगेट शेयर होल्डिंग and voting rights to target company at registered office to every stock exchanges where the shares of the target company are listed within 2 working days of the acquisition of or disposal. दोनों बात कर रहा है. अगर कोई भी पर्सन along with PSC person acting consent 5% or more, याद रखना लिमिट यहाँ पे कह रहा है 5% और मोर, वोटिंग राइट्स हैं, शेयर्स है, ठीक है. अगर वो टारगेट कंपनी के एक्वायर करता है या डिस्पोज ऑफ करता है, एक्वायर कर रहा है या बेच रहा है, ठीक है. 5% और मोर, याद रखना 5% और मोर, तो उसको इंटीमेशन देना है. डिस्पोज एज पर द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन द, अगेन कहता है अगर सिक्योरिटीज कहां पर लिस्टेड है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो ये लिमिट कितना हो जाएगा 10%. ये कॉस्ट नहीं है, इट इज इन केस है ये,
कॉस्ट नहीं है, एंड इट इज इन केस 10% ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड इज। अभी छोटी सी बात याद रखना, इनोवेटर गेट ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर है तो 10% का केस में वहां पर तो भाई समझो ना, इनोवेटर मतलब रिलैक्सेशन क्यों दिया है, ताकि ऑफ कोर्स वहां पर ये चीज लेस कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स हो, ताकि मोर वो ग्रोथ तरफ फोकस कर सकें। तो जनरली नॉर्मली कंपनीज के लिए क्या है कि अगर 5% और मोर, वो अगर कोई भी पर्सन अलॉन्ग विद पीएससी अगर 5% और मोर एक्विजिशन कर रहा है, 5% और मोर या डिस्पोज ऑफ कर रहा है, इन दैट केस आपको याद रखिएगा डिस्क्लोज देना टारगेट कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंजेस को विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ सच एक्विजिशन और डिस्पोजल, सच एक्विजिशन और डिस्पोजल। एनी पर्सन हु टुगेदर विद द पर्सन एक्टिंग कंसर्ट with him hold shares or voting rights entitle him them to 5% or more of the shares of voting rights in the target company, disclose the number of shares voting rights held and change in the shareholding voting rights even if the change in the results in the shareholding falling below the 5% भी कम हो गया है, लेकिन तब भी याद रखिए देना पड़ेगा, ठीक है। Now if there has been change in the holding from the last disclosure under regulations fix, अब ये कहां से आ रहा होगा सर, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ऑलराइट नाउ वर्किंग, अभी हमने देखा ना ये डिस्क्लोज की बात कर रहे हैं, तो अगर इसके बाद कुछ चेंजेस है उसको भी हम कंटिन्यू डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीगेट शेयर होल्डिंग हैज बीन मेड विद इन 7 डेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, और ये कंटिन्यू रिस्पॉन्स देना है कि भाई प्रमोटर को छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर आजा, जी हाँ ये तो है ही 31 मार्च एवरी ईयर आपको देना पड़ता है, किसको, शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद पीएससी होल्डिंग शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स एंटाइटल देम टू एक्सरसाइज 25% और मोर ऑफ वोटिंग पावर्स इन द टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी के अंदर अगर कोई भी शेयर होल्डर है 25% मोर वो होल्ड कर रहा है अलॉन्ग विद पीएससी, 31 मार्च को आपको अपना बताना पड़ेगा डिटेल्स। प्लस प्रमोटर के लिए कहता है ऑफ टारगेट कंपनी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर होल्डिंग परसेंटेज, प्रमोटर्स को बताना ही बताना है जी। नाउ a promoter along with PSC target company has disclosed details of the share encumbered by them, any invocation जो रिलीज वगैरह हो रहे हैं या बेच दिए गए हैं अगर आपने डिफॉल्ट किया तो, रिलीज ऑफ encumbrances of shares held by them target company at the registered office of the company every stock exchange where shares of the target company। दोनों केस में बोल रहा है कि क्या हुआ, आपने बैंक को गिरवी रख कर लिया है, लोन शेयर्स रख कर लिया है, ठीक है जी। प्रमोटर के लिए कह रहे हैं, मतलब हर किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, प्रमोटर ऑफ विद पीएससी अलॉन्ग ऑफ द टारगेट कंपनी। तो अगर आपने अपने शेयर्स गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया है, इनकम्बेंस किए, तो डिटेल दीजिएगा स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर्ड ऑफिस पे, किसके, टारगेट कंपनी के विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर, या जो इनकम्बेंस थी उससे रिलीज हो गया, या इन्वोकेशन मतलब बैंक ने अपना राइट एक्सरसाइज कर दिया उसके ऊपर, उसके कोई भी इवेंट हैपन होता है उसके 7 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। अच्छा ये रिकॉर्ड मैंडेटरी कर दिया गया इसके अंदर, क्या, जो डिपॉजिटरी है ना, डिपॉजिटरी सिस्टम, उसमें किसी भी नेचर की इनकम्बेंसेस हो उसको रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। ये 30 जून 2022 से सेबी ने मैंडेटरी कर दिया, तो ये बात यहां पे भी याद रखिएगा ना कि किसी भी तरीके की इनकम्बेंसेस होगी अब उसके लिए मैंडेटरी है कि वो डिपॉजिट रिकॉर्ड्स में डिपॉजिट सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड की जाए, ठीक है, ताकि यू नो व्हाट जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो स्टॉक एक्सचेंज उसको टाइमली यू नो व्हाट पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर डिसैमिनेट भी कर सके फॉर अवेयरनेस पर्पस, ठीक है। ऑलराइट, सो अब यहां पर सर इतनी लंबी चौड़ी आपने लिस्ट पढ़ाई है, मैं कह रहा हूं सिर्फ गो थ्रू करना पॉइंट, जैसे मैंने यहां बताया कि 6 to 8 को ऐसे पैक करो, ठीक है, एंड ऐसे ही 11 to 15 को ऐसे पैक करो, इनको साथ में पढ़ के देखो एक बार के लिए, ठीक है। और फिर भी किसी को टेगोर कोड बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो तो भाई चिंता ना करो, क्लास 2 भी आने वाला है, उसमें डिटेल ज्वाइन जरूर कर लेना। ऑलराइट, चलिए क्लास में रुकते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट मिस योर टेस्ट, बाय बाय।